नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज हम एक ऐसे ओपिनियन पोल के मुहाने पर आकर खड़े हैं जिसके जरिए बहुत सारी परिस्थितियां इस देश में जो कोहरे के तौर पर है उसे साफ करने का एक प्रयास है, जानने का एक प्रयास है। राजनीति की जमीन कितनी पोपली है इस देश में। अल्पसंख्यक समुदाय या सीधे कहें तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल जो बयान देते हैं पलट जाते हैं। कहीं तुष्टीकरण की बात होती है, कहीं कुछ और बात होती है, उससे इतर सोचा क्या जाता है। दरअसल इसके मद्देनजर हमने यहां पर, आप देख सकते हैं पूरे स्टूडियो में बहुतेरे लोग यहां मौजूद हैं। हर हाथ में या कहीं ज्यादातर हाथ में हमने एक व्यवस्था की है, उन्हें एक पैड दिया है। उस पैड में हां नहीं की परिस्थितियां जड़ेगी, सवाल दर सवाल आते चले जाएंगे। और ये सवाल दरअसल निकले हैं राजनाथ सिंह ने जिस बात का कल जिक्र किया कि दरअसल हमसे कोई गलती हुई तो हम झुककर माफी मांगने को तैयार हैं। हमें लगता है पहले उस हिस्से को सुन लीजिए, फिर हम अपने मेहमानों से भी परिचय कराएंगे। कलेजे पर हाथ रखकर खुद जो भी बातें हमने रखी हैं, जो भी मन में सवाल पैदा होते हैं, आप पूछ लेना कभी भी यहां गड़बड़ हुआ, कहीं यदि हम लोगों के पार्ट पर भी कोई गलती और चूक हुई होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम शीश झुकाकर, अपना सिर झुकाकर हम क्षमा मांग लेंगे। शीश झुकाकर क्षमा मांगेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान मुड़े हुए हैं। साथ में हमारे मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब, चेयरमैन हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। इनके बाद जो काले रंग के कोट में हैं, गलाबंद पहना हुआ है, उनका नाम है मौलाना वसीम अहमद गाजी साहब, मुस्लिम स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और सबसे किनारे जो हमारे आप देख पा रहे हैं वो तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बता दें ये अलग अलग तबकों के लोग स्टूडियो में मौजूद हैं। आप कह सकते हैं युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने शायद इस देश में आज़ादी की खुशबू जब पहली बार आई थी उसे भी महसूस किया होगा। और वैसे शख्स भी हैं जिन्होंने इस दौर में देखा कि दरअसल किस मुसीबत, किन हालातों में जीते जीते ये जिक्र भी सामने आया कि हाल में मुजफ्फरनगर के दंगों से भी ये आहत हुए हैं। चर्चा हम शुरू करें। सबसे पहले जवाब या सवाल एक जहन में आता है, रहमानी साहब आपसे हम एक सवाल करना चाहेंगे। क्या चुनाव राजनीतिक तौर पर सिर्फ बयानों को उछालने वाला मुद्दा होता है? चूंकि आप वेलफेयर पार्टी से जुड़े हुए हैं, चुनाव के मौके पर सिर्फ बयान उछाल दिए जाते हैं किसी सिक्के की तरह? देखिए, हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी एक इन्फ्लुएंस डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए चुनाव के मौके पर बहुत ज़्यादा जो पॉपुलिस्टिक टाइप के स्लोगन्स हैं, वादे हैं, वो सब किए जाते हैं ताकि किसी तरीके से भ्रमित किया जाए आवाम को और उनको भ्रमित करके उनको लुभा के वोट हासिल कर लें। इसके बाद चूँकि कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि एहतसाब हो सके उन लोगों का जो उस झूठे वादे पर चुन के गए हैं, इसलिए बहुत आराम से 5 साल तक सत्ता की जाती है और लूटा जाता है लोगों को। दूसरे शख्स जो हमारे साथ हैं, गाजी साहब आप बताइए, जिस बात का उन्होंने जिक्र कर दिया, क्या जनता इतनी मूर्ख है कि बयान उछाल दिए जाएं सिक्के में और 5 बरस के लिए चुन लिया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो बयानात दिए जाते हैं उन बयानात की पूरे 5 साल हैसियत होती है, लेकिन जो इलेक्शन के मौके पर जो बयान दिए जाते हैं उनकी हैसियत इसलिए होती है कि अवाम उन बयानों की बुनियाद पर अपना वोट किसको दे ये फैसला करने का उसको एक मौका होता है। इन बयानात की बहुत हैसियत होती है, उससे उस पार्टी के बयान देने वाले की ज़हनियत का अंदाज़ा होता है। कासमी साहब, इसका तीसरा हिस्सा है राजनीति का मतलब क्या है कि क्या सिर्फ बयानों को हवा में उछाल देना या उन बयानों पर टिके रहकर जनता के साथ कहीं जुड़ने की स्थिति भी पैदा करना? कासमी साहब देखिए, इस देश में हमारे यहाँ शुरू से ही 60 सालों से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बयानों के उलझाव में लोगों को फांसा जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, बार बार कंफ्यूज किया जाता है। जब जब पॉलिटिक्स, देश की राजनीति सही रुख पर आती है, जब नेताओं से सवाल किए जाने लगते हैं, पूछा जाता है कि आपने कब तक लूटा, क्यों लूटा, आप राजनीति को बदल देते हैं। इसकी मिसाल में बताना चाहता हूं। नहीं, आज तकरीर नहीं, क्योंकि सबके हाथ में हाँ नहीं की स्थिति आ गई है। मुझे कहने दीजिए, हम एक चीज और बतला दें कि दरअसल हमने खास व्यवस्था की है। पूछा कि आपने गैस गुजरात में नरोदा, मुकेश अंबानी के उससे चल रहे हो, गुजरात में तो एकदम से आपने हिंदू की बात कर दी। नरेंद्र मोदी आसाम में जाकर के कहते हैं कि अगर अमेरिका में हिंदू, वो उन्हें यह कहना चाहिए था कि इस देश के सारी चीजें नहीं होने परेशानी होगी तो वो हिंदुस्तानी आएगा, वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। इतने लोग जो बैठे हुए हैं
जाता है, उनसे करप्शन की बात पूछी जाती है, उनसे कहते हैं आप मुकेश लोग अंबानी जब बैठे हुए फ्लाइट हैं में घूम रहे हो, उसमें घूम रहे हो, तो बात को डिस्कोर्स को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदल दिया जाता है, देश की जनता को गुमराह किया जाता है। अहमदाबाद का वो इलाका है दंगों में सबसे ज्यादा प्रभावित, जुआपुरा का इलाका है। हमारी संवाददाता वहां मौजूद, बड़ी तादाद में वहां पर मुस्लिम तबका मौजूद। हम जानना चाहेंगे जो सवाल आज आ रहे हैं उनके महन में क्या क्या सवाल वहां पर खड़े होते हैं। पहला सवाल हम इससे शुरुआत कर देते हैं। राजनाथ सिंह के चुनाव के मद्देनजर मुसलमानों से माफी की बात कही, यह पहला सवाल है जो हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे भी आ जाएगा। और इसमें अब आप लोग को बताना है कितने लोगों की सहमति है। सहमति है तो आप हां, नहीं तो नहीं। दबा दिया गया है बटन, हो गया, क्योंकि 10 सेकंड में ये चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। चलिए हम इसका जरा रिजल्ट देख लेते हैं, क्या निकल के आ रहा है इसका परिणाम। ये पहला चुनाव पहला था, इसे 6 सवाल आएंगे एक एक करके, और इन 6 सवालों के इर्द गिर्द कहीं हम चुनाव की परिस्थितियां। 80% लोगों की राय है कि राजनाथ सिंह ने चुनाव के मद्देनजर मुसलमानों से माफी की बात कही है। गोपी मनियार, वहां लोगों की क्या राय है? राजनाथ सिंह ने जो बात कही कि हम झुककर माफी मांग लेंगे अगर हमसे कोई गड़बड़ी हुई है, यहां लोग कहते हैं चुनाव के मद्देनजर, वहां क्या राय है? क्या आप मानते हैं राजनाथ सिंह ने जो माफी की बात की है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, उसे किस नजरिए से देखते हैं आप? राजनाथ सिंह ने जो माफी की बात की है, अगर मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री गुनाह करे और राजनाथ सिंह माफी मांगने की बात करे, अगर राजनाथ सिंह से प्रश्न पूछना चाहता हूं अहमदाबाद की इस धरती पे से, क्या राजनाथ सिंह के परिवार के लोग या उसके परिवार के कुछ लोगों को इस तरह से हुआ होता, दंगे में फसाद में वो पीड़ित हुए होते, तो क्या वो माफ कर दे? ये माफी के लायक ही नहीं है। और आज मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के पहले ये मुख्यमंत्री होंगे कि स्पॉन्सर बाय गुजरात में दंगे कराए, माफी के लायक नहीं है। बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। आप क्या कहेंगे, ये पूरा जो बयान आया है वो राजनीति से प्रेरित बयान है? मैडम, ये जो बयान है संपूर्ण राजनीति से प्रेरित है। आज दंगों को 12 साल हो गया, मुख्यमंत्री श्री ने आज तक एक भी दंगा पीड़ित मुस्लिम की मुलाकात नहीं ली है। आज तक किसी भी जो लोग मर गए, खप गए, उनके परिवार से कोई आश्वासन नहीं दिया है। आज तक कोई अफसोस जाहिर नहीं किया है। किसी कैंप या किसी हॉस्पिटल में कहीं भी 1 सेकंड के लिए भी मुख्यमंत्री साहब ने कहीं मुलाकात नहीं ली है। गोपी, हमें लग रहा है कि एक मिजाज हम समझ रहे हैं। गोपी, 1 मिनट, हम आपके पास आ रहे हैं और हम दर्शकों को ये बता दें, हमारे साथ दरअसल कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं, जफरयाल जिलानी साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य हैं, वह भी हैं। लेकिन वहां तक हम जाएं उससे पहले हमें लगता है दूसरा सवाल जरा हम ले लेते हैं, क्योंकि इस दोनों सवालों को मिला के उस आईने में चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा सवाल आप लोग के लिए है, गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए? बड़ा सीधा सवाल, हां या नहीं? 83% लोगों की राय है कि हां माफी मांगनी चाहिए, और 17% लोग कह रहे हैं जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। ये क्यों नहीं है, इस सिलसिले को भी हम आगे बढ़ाएंगे। हम आगे बढ़े, गाजी साहब, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। आप इस्लामिक स्कॉलर, आपका परिचय हम लगातार दे रहे हैं। पॉलिटिशियंस की माफी नहीं, दोनों पॉलिटिक्स का हिस्सा है क्या? देखिए, 1947 से लेके, नेहरू जी के ज़माने से लेके और मुजफ्फरनगर तक आज हज़ारों फसाद हुए, लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ, लेकिन माफ़ी किसी ने नहीं मांगी। और जिस तरीके से राजनाथ जी ने माफ़ी मांगी है, वो उन्होंने गुजरात के फसाद के ताल्लुक़ से नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुसलमान एक बार हमारे साथ आएँ, हमें वोट दें, हमारी तरफ देखें, और अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम सर झुका के माफ़ी मांगने के तैयार हैं, लेकिन आप हमें एक मौका दें। और अगर हम आपके स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतरें, आपकी जो उम्मीदें हैं उस पे खरे नहीं उतरें, तो आप हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। मैं समझता हूं कि हमें, चूंकि कांग्रेस इस वक्त खत्म हो चुकी है, हमें इस बयान की कदर करनी चाहिए। नहीं, आपने एक बहुत बड़ा, एक लंबा इतिहास का जिक्र भी हुआ है, 1947 से मुजफ्फरनगर के दंगों तक का। जिलानी साहब, जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या ये माना जाए कि बयान जो दिया गया माफी को लेकर और जो जिक्र हुआ है नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, इसके मद्देनजर जिलानी साहब, आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ एक सियासी बयान है या ऐसा दौर आ गया है कि अब माफी मांगकर आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये वाजे कर दूं कि जो बात भी मैं कह रहा हूं वो पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नहीं कह रहा हूं, इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड इन सियासी मामलों में नहीं पड़ता है।
जी। जहाँ तक राजनाथ सिंह साहब के बयान का ताल्लुक़ है, वो यकीनन उनका एक ज़ाती बयान है, पार्टी के सदर भी वो हैं, लेकिन यहाँ ये देखना होगा आपको कि माफ़ी गुजरात के दंगों के ताल्लुक़ से हो या किसी ताल्लुक़ से हो, क्या उनकी पार्टी पर मुसलमान भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि वो हुकूमत में आने की बात कर रहे हैं, वो पहले हुकूमत में रह चुके हैं। 1991 में वो यूपी में हुकूमत में आए और बाबरी मस्जिद को शहीद किया। उसके बाद वो फिर सेंटर में हुकूमत में आए 98-99 में, और 2000 जो 1-2 के वाक़यात हैं गुजरात के, वो भी आपने सुने ये वाक़यात हुए। किसी मुस्लिम मसले पर उनका वो रुख नहीं है कि जो मुसलमान चाहते हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस की अपनी राय क्या है इस बारे में, जिस लिहाज से बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र करते चल रही है कि गुजरात भूल जाइए, 12 बरस हो गए? पुण्य जी, मैं कुछ देर से सुन रहा था माफी के और तमाम बातों का। हो सकता है आज चुनाव होने जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नेता माफी भी मांग ले, लेकिन क्या बीजेपी अपने सोच में वो बदलाव लाएगी? जो बीजेपी का दर्शन है, जो बीजेपी की आइडिया है, आइडियोलॉजी है, उसमें क्या बदलाव लाएगी? अगर उसमें नहीं लाती है तो माफी का क्या माने? दूसरी बात, अभी कोई मौलाना भी कह रहे थे और आप भी बीजेपी के एक नेताओं की बातें सुना रहे थे कि ये अपील हो रही है कि माइनॉरिटी के लोग अतीत भूल के मोदी जी का साथ दें, विश्वास करें। ठीक है, मैं इस बात को भी मानता हूं, लेकिन क्या मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस के लोग इन अकलियत के लोगों पे विश्वास करेंगे? महत्वपूर्ण ये भी है, करेंगे विश्वास? आपने एक जिक्र बहुत बड़ा जिक्र किया है, नियत का जिक्र अखिलेश जी आपने किया। कासमी साहब, क्या ये लगता है कि नियत मैं दूसरा भी किया है कि क्या ये इन पे दूसरा किया है कि क्या ये हमारे अल्पसंख्यक भाई अगर इन पे विश्वास करते हैं तो ये क्या कभी विश्वास करेंगे? हम उससे पूछ लें, राय ले लें जरा सा। जनाब, ये जो आपने बात कही नियत की बात, राजनाथ सिंह साहब ने जो कहा कि उसकी गाजी साहब हिमायत कर रहे थे, लेकिन अब तक जो हिस्ट्री है वो नहीं बताती। क्या ये अभी बताएं मुजफ्फरनगर में फसाद हुआ और मुसलमान मारे गए, और जो संगीत सोमेन की पार्टी के 2 एमएलए थे उनको दोनों को मारने का इन्होंने इनाम दिया, नरेंद्र मोदी की रैली में गुजरात में जाकर के उनको हार पहनाए, ये क्या बात है? एंटी कम्युनल राइट्स बिल जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, एंटी कम्युनल राइट्स बिल जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, भाजपा सरकार उसकी भाजपा के लोग सबसे ज्यादा उसकी मुखालफत करते हैं। कांग्रेस और दोनों एक हो गए, इस तरह से एक हो गए जैसे कि अरविंद केजरीवाल के मामले में असेंबली में एक हो गए थे, ये उसके जन लोकपाल के मामले में, ऐसे ही एंटी कम्युनल राइट्स में दोनों एक हैं। कैसे कि आप एक भी आपने कदम माइनॉरिटी के लिए लिया हो तो आप बताइए, तो आप पर कैसे भरोसा करें? आप जब माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात, कोई भी माइनॉरिटी की फलाह की बात होती है, उर्दू की बात होती है, आप मुखालिफत करते हैं, आप अपोज करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें हम खाली एक जानकारी दे दें। दरअसल ये एक ऐसा लाइव ओपिनियन पोल है जिसके जरिए हम जानना चाह रहे हैं राजनाथ सिंह ने जिस माफी का जिक्र किया वो क्या चुनाव से जुड़ा है, नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचते हैं। 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। राजनाथ सिंह चुनाव के मद्देनजर मुसलमानों से माफी की बात कही, 80% यहां जो लोग बैठे हैं उनकी राय निकल कर आई हाँ, और नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, 83% लोग कह रहे हैं जी माफी मांगनी चाहिए। दरअसल 543 में से इस देश में 145 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम प्रभावित हिस्सों में आती हैं। वो गठजोड़ बहुत मायने रखता है इस देश का, इसलिए बार बार सवाल आ रहा है कि चुनाव के वक्त ऐसे बयान क्यों आते हैं। तीसरा सवाल आप लोग के लिए, एसआईटी से क्लीन चिट के बाद मोदी के दाग दंगों को लेकर धुल गए क्या? जरा हम देख लेते हैं कि दरअसल राय क्या निकल कर आती है, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये पूरी पट्टी, बिहार और यूपी की 120 सीट यहां लोकसभा की अगर चुनाव के मद्देनजर ही ये देखिए 71% लोगों की राय है जी नहीं। क्लीन चिट के बाद जो एसआईटी से मिली है दाग नहीं धुले हैं, 71% लोग कह रहे हैं और 29% लोग कह रहे हैं कि मिट गए। यह एक परिस्थिति है। एक और सवाल हमको लगता है लगातार में ले लीजिए, बीजेपी और मुस्लिम वोटरों के बीच क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ गुजरात दंगा है एक दीवार के तौर पर? ऐसा लगता है बीजेपी और मुसलमान वोटरों के बीच की दीवार गुजरात का दंगा है। ओके, जरा देखा जाए। ये सवाल आप हमारी तरफ ले आइए तो फिर उसको
शायद हम एक्सप्लेन कर दें। 71% लोगों की राय जो है उसमें है कि दरअसल मुसलमान वोटरों के और बीजेपी के बीच गुजरात दंगा दीवार नहीं है। इसका मतलब है कुछ और ऐसे मसले हैं जिन मसलों को लेकर यह तबका बहुत बेचैन है, परेशान है, वो मुद्दे इनके पास चले। लेकिन गोपी, हम आपसे जरा जानना चाहेंगे, गोपी, वहां लोग क्या सोचते हैं कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ गुजरात राइट सी थे, चूंकि आप उनके बीच में खड़े हुए जो प्रभावित तबका है, वही वो स्थिति थी जिसके बीच उनको लगता है कि बीजेपी से दूरी हो गई, या कुछ और वजह उनको भी लगती है, एक लंबे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लगता है? जी जरा पूछिए। जी बिल्कुल प्रसून, हमारे साथ एक दंगा पीड़ित महिला मौजूद है जिन्होंने दंगों में अपने पति को गंवाया था। क्या आप बताइए, जो एसआईटी का रिपोर्ट आया है, एसआईटी के रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई है, क्या आप मानती हैं कि नरेंद्र मोदी के जो दाग है वो धुल गए हैं एसआईटी रिपोर्ट के बाद? मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी का जो है वो माफ़ नहीं करना चाहिए था। जो हाई कोर्ट ने जो किलिंग चिट कर दी वो नहीं करना था, कायदे सर की एफआईआर बनानी थी। और एफआईआर सारे लोग, सबको पता है कि नरेंद्र मोदी ने दंगा कराया, सोची साची साजिश थी। आप बताइए कि जिस तरीके से पूरी अभी राजनीति हो रही है, क्या आप मानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में सिर्फ गुजरात दंगे ही एक दीवार के तौर पर आप मानते हैं? नहीं, गुजरात के दंगे जो है उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो शो नहीं हुई है और उसको ये लोग राजनीति के लिए ले रहे हैं। एक सवाल और हमको लगता है जोड़ लेना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो बात निकली उनसे, कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, क्या ऐसा भी लगता है आपको? आप इसमें दबाएं जरा हमें। हाँ नहीं, इसमें हमें लगता है हम इस सवाल को लेना जरूरी है, क्योंकि चीजें लग रही हैं कि आपके जहन में एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आया इस दौर में। हम दर्शकों को बता दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दरअसल सिर्फ गुजरात दंगा ही बीजेपी और मुस्लिम वोटरों के बीच की दीवार नहीं है। अयोध्या का जिक्र हो रहा है, बाबरी मस्जिद का जिक्र हो रहा है, वो तमाम जो कार्रवाई राजनीतिक तौर पर इस देश में होती रही है, कॉमनवेल्थ बिल का जिक्र अचानक निकल कर आया है, ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं। तो ऐसे में एक सवाल कांग्रेस को लेकर भी, क्या ये वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया? हम इसके जवाब देख लेते हैं, फिर हम जरा दर्शकों के बीच चलेंगे राय जानने के लिए। क्या परिणाम निकल कर आया है इसका? 86% लोगों की राय है कि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये अखिलेश जी, हम आपसे पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, जो राय बन रही है उसमें मुस्लिम को वोट बैंक आप लोगों ने माना है। नहीं, अब आपने कांग्रेस के तो पूछा नहीं कि कांग्रेस ने माना है। कोई भी मुसलमानों को वोट बैंक समझता है तो उसकी नादानी है। वो समझदारी से टेक्निकल वोटिंग करते हैं। आप यूपी का है देख लें, असेंबली में मुलायम सिंह को दिया, लोकसभा में हमको दिया, और ये कहना गलत है। इसके पहले मैं नहीं, हमें लगता है हमको जवाब दें, हम लोगों से पूछ लेते हैं। बड़े लीडर्स ने ऐसा क्यों लगता है? मुसलमानों की मजबूरी है। हम जरा लोगों को मुसलमानों की मजबूरी बताया था कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने। भारत आजाद हुआ है, ये कौन गलत बयानी कर रहा है? ये गलत बयानी नहीं है, मैं नाम लेके बता सकता हूं। कांग्रेस ने आज तक किसी दंगे पे माफी नहीं मांगी, चाहे वो 87 का मेरठ कांड हो, या अभी मुजफ्फरनगर कांड हो, या मुरादाबाद कांड हो, या भागलपुर कांड हो, किसी में कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों लगता है कि वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया? ये मुसलमानों को मजबूरी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मजबूरी है? मजबूरी है मुसलमानों की, वरना जो है कोई नेता नहीं है, इसलिए मजबूरी है। क्या वाकई ऐसा लगता है? हाँ, यकीनन, चूंकि कोई भी दंगा मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आपको भागलपुर, कोई भुला नहीं सकता है। एक मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मजबूरी है।